देखिए बेटा, आज हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कार्व की और फिर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो मास इफेक्ट हमने कल पढ़ा था वहाँ से। ठीक है। देखिए यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये बाइंडिंग एनर्जी हमने पढ़ा था। बाइंडिंग एनर्जी E बराबर डेल्टा एम सी का स्केयर। ठीक है, कल ये हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आज हम बात करते हैं बेटा बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। तो देखो ये हमें एक कर्व मिली, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, इसे बोलते हैं ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये है हमारी बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इसके अंदर देखो डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स है। इस कर्व से का पढ़ने का पर्पज क्या है, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला यहाँ से। देखो जब हमने स्टडी करा एक्सपेरिमेंटली, तो इस कर्व की से हमें क्या पता लगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि हमें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस का यहाँ से पता लगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या होगी बेटा और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या होगी। अभी बस हमें इस कर्व के बारे में बताना है कि ये कर्व हमें क्या क्या बताती है। जस्ट हमें इतना बताना है कि इस कर्व से हमें क्या क्या कंक्लूजन मिला एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये बहुत सारी न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़ते हैं। तो आपके पास जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ये इतनी लेट तक कैसे ज्वाइन करते हो? मैंने कह रखा विदिन 2-3 मिनट ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, हाँ, फिर बीच में फिर क्लास में वैसे डिस्टर्बेंस होता है। अब देखिए यहाँ से हम बात, अभी जो बच्चे हैं सारे देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों बाइंडिंग एनर्जी कर्व। एक्सपेरिमेंटली ये कर्व हमें क्या बताती है। ठीक है, इस कर्व का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, इस कर्व के एनालिसिस से हमें क्या निकल के आया, ये सब हमें इसमें एक बार डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है उसको जब हमने एक्सपेरिमेंटली स्टडी करा, तो वहां से हमें क्या पता लगा, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, डिफरेंट न्यूक्लियस थी, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस निकाला गया, वहां से हमने स्टडी करा। तो वहां से हमें इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या निकलता है इस कर्व का, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो बच्चों आपके पास डिफरेंट न्यूक्लियाई होती हैं। ठीक है, कुछ न्यूक्लियाई लाइट न्यूक्लियाई कहलाती है, कुछ न्यूक्लियाई आपकी हैवी न्यूक्लियाई कहलाती है। ठीक है, तो हमारे पास 3 रीजन मिले यहाँ पे बेसिकली। फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन। ये हमारा स्टेबल रीजन था बच्चों, ये सबसे ज्यादा हमारा स्टेबल रीजन था। अब देखो इस रीजन में न्यूक्लियाई लाइट न्यूक्लियाई थी बच्चों, और इस रीजन में जो न्यूक्लियाई है हमारी वो हैवी न्यूक्लियाई है। इस रीजन में हैवी न्यूक्लियाई है बेटा, और इस रीजन में बेटा हमारे पास लाइट न्यूक्लियाई है, और इस रीजन में हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये कर्व बनी कुछ इस तरीके से, लाइट न्यूक्लियाई 1H2, 1H3, लिथियम, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 18, सल्फर, आयरन 56, इरिडियम, एनिडियम। ठीक है, आपके पास यूरेनियम 238, बहुत सारे न्यूक्लियाई थी, मैंने कुछ लिखी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, तो इस कर्व से क्या क्या हमें कंक्लूजन मिला। फर्स्ट कंक्लूजन लिखते हैं बच्चों, कंक्लूजन, इस बातें मैं बाद में बताऊंगी रीजन्स की। कंक्लूजन क्या है इस कर्व का, कंक्लूजन या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिंक्ड विद दिस कर्व। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, सम लाइट न्यूक्लियाई, सम लाइट न्यूक्लियाई, सम लाइट न्यूक्लियाई, ये लिख लेना साथ के साथ पॉइंट, लाइट न्यूक्लियाई लाइक 1H1, 1H2, 1H3 have small binding energy per nucleon। एक बात याद रखना, जिन न्यूक्लियाई की क्या पाया गया बच्चों, जिन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, वो मोर स्टेबल होगी। दोज न्यूक्लियाई विच हैव more binding energy per nucleon
आर मोर स्टेबल। सीधा सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द बाइंडिंग एनर्जी कर, एक्सप्लेन द बाइंडिंग एनर्जी कर। तो स्टार्टिंग में एक बार मैं बताती हूँ ये कार्य क्या बताती है, फिर मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताती हूँ। तो इस कार्य के अंदर क्या मिला, कुछ लाइट न्यूक्लियाई है बच्चों। इन न्यूक्लियाई की मैंने क्या कहा, जिन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल, और जिन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी वो लेस स्टेबल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सम लाइट न्यूक्लियाई है, दीज न्यूक्लियाई आर हैव स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ी सी लेस स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। पर कुछ न्यूक्लियाई हैं बच्चों जिनका मास नंबर कह देते हैं सम न्यूक्लियाई 2 to 20 to 120 mass number which some nuclei which have mass number 2 to 20 by 20 to 120 2 to 20 have peak value are more stable than neighboring nuclei such that एक मिनट बच्चों मैं एक बार इंक डाल देती हूँ। such that देखो सब न्यूक्लियर में आप कारो में आते, देखो कारो के अंदर देखो यहाँ इधर ये जो न्यूक्लियर देखो ये यहाँ पे देखो हीलियम कार्बन ऑक्सीजन, हीलियम कार्बन ऑक्सीजन, सच दैट हीलियम कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16 कार्बन 12 हीलियम 4। इन पे क्या मिली है, पीक वैल्यू। क्या है इन पर, पीक वैल्यू। These nuclei have peak value। इनका पीक बनाओ बच्चों मैं यहीं पे देखो कुछ इस तरीके से, इधर ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इधर मास नंबर, तो इन पे ऐसे पीक, फिर ऐसे पीक, फिर ऐसे जा रही है ये। तो ये हीलियम, ये आपकी कार्बन और ये आपकी ऑक्सीजन 4 12 और 16। इन न्यूक्लियर पे हमें पीक वैल्यू मिली, पीक वैल्यू देखो ऐसे पीक वैल्यू। तो ये न्यूक्लियर ज्यादा स्टेबल है देन किसकी बजाय बच्चों, लिथियम और नाइट्रोजन की बजाय, देन लिथियम 6 नाइट्रोजन 14 ऑक्सीजन 18 की बजाय। अब इनकी जो नाइबरिंग न्यूक्लियाई है उन पे पीक नहीं मिला, इन पे पीक वैल्यू मिली है, पीक। तो ये न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अदर न्यूक्लियाई। ये 2 पॉइंट लिखो बच्चों, फिर थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये 2 पॉइंट लिख लीजिए, फर्स्ट और सेकंड। लिख लिया, हो गया बेटा, लिख लिया सबने, ये 2 पॉइंट लिख लिए कारों के। एक बार चलिए आगे देखिए, हाँ पॉइंट नंबर 3 देखिए। तो इन 2 पॉइंट में सिर्फ इतना ही पढ़ा आपने कि कुछ लाइट न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, वो सबसे लेस स्टेबल है। फिर कुछ न्यूक्लियाई आगे बढ़े कारों के अंदर, भाई आगे नंबर मास नंबर में आगे बढ़े, ये तो हम कारों में समझाते, कारों में कह दिया, मास नंबर में आगे बढ़े तो देखा कुछ न्यूक्लियाई पे हमें पीक मिल रही है, पीक से कंप्यूटर में जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो हमें पीक दिख रही है वहां पे। तो देखा गया कि ये न्यूक्लियाई जब स्टडी करा गया तो ये न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल थी जो कि इसकी नाइबरिंग न्यूक्लियाई थी नाइट्रोजन कार्बन की बजाय। ठीक है, हाँ देखिए आगे पॉइंट नंबर 3, न्यूक्लियाई हैव ब्रॉड मैक्सिमा। पॉइंट नंबर 3 देखिए, तीसरा पॉइंट ये बना लेना आप लोग। तीसरा पॉइंट, न्यूक्लियाई हैव
ब्रॉड मैक्सिमा बिटवीन मास नंबर 40 to 120. Nuclei have broad maxima between mass number 40 to 120 and binding energy per nucleon is 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एक रीजन मिला, मैं बता रही थी जो आपको ऐसे, ये एक रीजन, तीसरा रीजन. यहाँ पे बहुत सारी पीक वैल्यूज मिली जिसमें बाइंडिंग एनर्जी जो मैक्सिमम न्यूक्लियाई थी 40 से 120 जिनका मास नंबर था, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी वो कितनी थी बच्चों? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड सबसे हाईएस्ट एंड आयरन 56 हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड दिस इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई. दिस इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई. आयरन 56 में सबसे ज्यादा पीक मिली. इस रीजन में 20 से 120 की बहुत सारी पीक्स मिली हमें. ठीक है, जिन एवरेज में उन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी थी बच्चों 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पर इनमें सबसे ज्यादा 20 से 120 के बीच में, ठीक है, 20 से 120 के बीच में सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिली हमें, वो किसकी मिली? आयरन 56 की. और यही न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल है हमारी. यही न्यूक्लियाई हमारी सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है. ठीक है, नोट करिए पॉइंट नंबर 3 को. अब फर्दर इंक्रीज करा हमने. एज फर्दर इंक्रीजेस, नोट कर लीजिए पॉइंट आप लोग जल्दी से लिख लिया. एज फर्दर इंक्रीजेस पॉइंट नंबर 4, एज फर्दर increases binding energy per nucleon is decreases. जैसे जैसे हमने इस सेकेंड रीजन से आगे गए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी बच्चों? डिक्रीजेस. ड्यू टू द Coulomb force of repulsion. Due to the Coulomb force of repulsion. And आगे बढ़ते गए, इनिडियम एनिडियम सारी बहुत सारी न्यूक्लियाई आई. एट लास्ट यूरेनियम 238 हैव 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. आगे बढ़े, मास नंबर इंक्रीज हुआ. एज फर्दर इंक्रीजेस मास नंबर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हुई बच्चों? डिक्रीज हुई. क्यों हुई? ड्यू टू द Coulomb फोर्स ऑफ रिपल्स. क्योंकि जैसे आगे बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे. न्यूक्लियाई में जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन्स बढ़ने से नंबर ऑफ Coulomb फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाएगा. ये एक आगे हम पढ़ते हैं. इसी की बेसिस पे आपके पास अल्फा डीके और बीटा डीके प्रोसेस. ठीक है, हाँ, इसी के बेसिस पे आगे देखते हैं कि अल्फा डीके प्रोसेस क्यों हुआ और बीटा डीके प्रोसेस. तो क्या हुआ? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होगी, न्यूक्लियस अनस्टेबल होगी. मैंने कहा था जिन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी बेटा, वो ज्यादा स्टेबल होगी. ठीक है, ड्यू टू द Coulomb फोर्स ऑफ रिपल्सन यूरेनियम 238. और लास्ट में हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होगी Coulomb फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण. और फाइनली हमने देखा यूरेनियम 238 की जो बाइंडिंग एनर्जी मिली वो मिली हमें 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नोट करिए बात एक बार जल्दी से. उसके बाद लिखिए सम मैजिक न्यूक्लियाई. लिख लिया पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. ये मैजिक न्यूक्लियाई कंसेप्ट आपका अभी नहीं है बच्चों, 12th क्लास है. बस मैं डायरेक्ट लिखवा रही हूँ इस पॉइंट को, फिर भी कभी आ जाए आपका. पॉइंट नंबर 5,
सम मैजिक न्यूक्लियाई। पॉइंट नंबर 5, सम मैजिक न्यूक्लियाई which have प्रोटॉन नंबर 2। इन न्यूक्लियाई का प्रोटॉन नंबर था बच्चों 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड न्यूट्रॉन नंबर 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 26। इतना लिख लो, ठीक है। ये कुछ न्यूक्लियाई थी बच्चों, इनको मैजिक न्यूक्लियाई बोलते हैं, डबली मैजिक न्यूक्लियाई। इन न्यूक्लियाई को बोलते हैं डबली मैजिक न्यूक्लियाई, सम डबली मैजिक न्यूक्लियाई। सम डबली मैजिक न्यूक्लियाई आर मोस्ट स्टेबल। देखो सबसे अगर ज्यादा तुमसे एलिमेंट्स से पूछे सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई थी तो क्या पूछेंगे, आयरन 56। उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है बच्चों, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक यूरेनियम 238 की पूछ लेता है एक नंबर में, वो होते हैं 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन आगे जो देखा प्रोटॉन, आगे हमने देखा इनको डबली मैजिक न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। डबली मैजिक न्यूक्लियाई कौन सी है, जिनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर ये होते हैं 2, 8, 20, 50, 82, 2, 8, 20, 50 और 20। जिन न्यूक्लियाई का ये सेम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो चलता है उन न्यूक्लियाई को बोलते हैं डबली मैजिक न्यूक्लियाई। दीज न्यूक्लियाई आर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। इन न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। नोट करिए पॉइंट। ठीक है, हाँ। दूसरा है बाइंडिंग एनर्जी, एक फॉर्मूला लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 6। बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू A-1। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास नंबर के, इस फॉर्मूले से। बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास नंबर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। हाँ, अब देखो ये पॉइंट लिख लीजिए बस आप, 6-7 पॉइंट जो भी आपके। मेरे को सारे पॉइंट फिर से रिपीट कर देती हूँ। बाइंडिंग एनर्जी का और में क्या क्या निकाला आपने देखा सम लाइट न्यूक्लियाई है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, सबसे कम है। फिर आगे बढ़े मास नंबर में थोड़ा सा, तो हमें देखा कुछ न्यूक्लियाई पे हमें पीक मिली। तो जिन न्यूक्लियाई पे पीक थी वो ज्यादा स्टेबल थी एज कंपेयर टू अदर इट्स नेबरिंग न्यूक्लियाई। फिर आगे गए तो एक रीजन मिला जिसमें ब्रॉड मैक्सिमा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई स्टेबल थे एक तरीके से, ठीक है। उन न्यूक्लियाई की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी थी उस रीजन की बच्चों जो ब्रॉड मैक्सिमा था 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल है बच्चों आपकी आयरन 56। आयरन 56 इज मोर स्टेबल, सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े धीरे धीरे, तो हमने देखा मास नंबर इंक्रीज हो रहा है। मास नंबर इंक्रीज हुआ तो धीरे धीरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी बढ़े, तो प्रोटॉन्स के बढ़ने से कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्सन वहां पे बढ़ गया, जिसके कारण बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बच्चों डिक्रीज हो गई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब वो न्यूक्लियन स्टेबल नहीं रही, और वो स्टेबिलिटी के लिए फिर आगे करती है अल्फा डीके प्रोसेस। क्या करती है, अल्फा डीके प्रोसेस। आगे हमारे रेडियो एक्टिविटी में आता है अल्फा डीके और बीटा डीके प्रोसेस, ठीक है। फिर हमने देखा कुछ मैजिक न्यूक्लियाई है इसी दौरान, इसमें भी इस रीजन में, जिनका मास नंबर है 2, 8, 28, 50, 82। वो मैजिक न्यूक्लियाई जो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई मानी जाती है, ठीक है। दूसरा, जिन न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस मास नंबर के इस फैक्टर के बराबर होती है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई का इस फैक्टर के बराबर होती है। ये फॉर्मूला एक छोटा सा, ठीक है। हाँ, ये बाइंडिंग एनर्जी कार्यों के बारे में था। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं हम लोग। मैंने क्या बताया था, देखो आपको 3 रीजन मिले अभी आपको, जब आपने इसके पॉइंट लिखे तो आपको 3 रीजन मिले यहाँ पे, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और ये आपका थर्ड रीजन, ये आपका सेकंड रीजन, ठीक है।
तो फर्स्ट रीजन में देखो सारी बच्चों लगभग लाइट न्यूक्लियाई है, इस रीजन में सारी न्यूक्लियाई कैसी है बच्चों, लाइट। इस रीजन में बच्चों कैसी है आपकी, हैवी, ठीक है। और ये है बच्चों स्टेबल रीजन। मैंने कहा था वो रीजन 20 से 140 के बीच में लगभग, जिसमें ब्रॉड मैक्सिमा मिला, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई स्टेबल थी और जिनकी एनर्जी थी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल थी बेटा आयरन 56, जिसमें सबसे ज्यादा पीक मिली, इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इन द बाइंडिंग एनर्जी का। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिली बेटा हमें 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयरन 56 की जो बाइंडिंग एनर्जी मिली हमें वो मिली 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो, अब आता है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। देखो ये पतले आदमी है सारे, पतला आदमी बेचारा खाता है, केला वेला खाता है, दूध खाता है कि वो मोटा हो जाऊं, क्योंकि थोड़ा सा नेचर का रूल है, सभी स्टेबल और सुंदर दिखना चाहते हैं, है ना। स्टेबिलिटी का मतलब, यहाँ पे स्टेबिलिटी को हम सुंदरता से कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा कि थोड़ा फिगर हाइट वेट थोड़ी सही से दिखाई दे, इसलिए पतला आदमी क्या चाहता है, वो थोड़ा मोटा हो जाए ताकि उसका हेल्थ सुंदर दिखे, वो अच्छा दिखे, ठीक है। तो लाइट न्यूक्लियाई है, तो स्टेबिलिटी के लिए बच्चों क्या करती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाती है, वो स्टेबल होने के लिए क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। ये मतलब ताकतवर है स्टेबल जाने के लिए। तो दो पतले आदमी जुड़ के ताकतवर को मारेंगे, तो आपस में दो, एक तगड़ा सा खड़ा है, दो बेचारे पतले पतले कमजोर से खड़े, तो क्या सोचेंगे, हम इससे अकेले अकेले तो नहीं जीत सकते, तो क्या करेंगे, वो आपस में अपनी ताकत को जोड़ लेंगे, एक दोनों मिलके लड़ेंगे उसके साथ। तो इसी स्टेबिलिटी के लिए ये जो लाइट न्यूक्लियाई है बच्चों, ये जुड़ जाती है, और वो क्या इस रीजन में जाने के लिए कौन सी प्रोसेस करेंगी बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस करेंगी बच्चों, ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स द स्टेबिलिटी, ठीक है। इसी तरह ये हैवी न्यूक्लियर है बच्चों इस रीजन। अब ये जो मोटा आदमी पतला होना चाहता है, ठीक है, वो ब्रेक होना चाहता है, तो ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए ब्रेक हो जाती है। और ये कौन से प्रोसेस करेंगे बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। पतला आदमी सोचता है उसका थोड़ा थोड़ा आगे धड़ सा निकला या बाजू लटक गई, कहीं कुछ लटक गया, तो उसको काट दो, थोड़ा छील दो वहां से, पतला हो जाए ताकि, ठीक है। पतला होने के लिए एक्सरसाइज करता है, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन वो स्टेबिलिटी के लिए ब्रेक हो जाती है, तो क्या प्रोसेस होती है वहां पे, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो हमारे पास ये रीजन भी अनस्टेबल था और ये रीजन भी हमारे पास अनस्टेबल था। तो स्टेबिलिटी के लिए ये हैवी न्यूक्लियाई, हाँ तू ध्यान दे, तू अपना इधर काम कर, फालतू की बातें नहीं। तो स्टेबिलिटी के लिए न्यूक्लियर क्या हो जाती है बच्चों, फ्यूज। ये प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, और ये प्रोसेस होती है बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। एक बार इस कर्व का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं लिखती हूँ एक बार कुछ बातें। इस कर्व का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया, हाँ देखिए आ गया, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो इस कारण से हमें क्या स्टडी मिली, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, जिसमें हम अल्फा और बीटा डीके के नाम से भी आगे जानते हैं, अल्फा डीके प्रोसेस के नाम से। वो आगे हम आगे पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव डीके में पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, फ्यूजन लिख लो चलो पहले, न्यूक्लियर फ्यूजन देखो, ए हैवी न्यूक्लियाई for stability split into the
smaller nuclei with approximately same mass number. ठीक है, जैसे मैं कहूं ये मेरे पास 100 का नंबर है तो न्यूक्लियर ब्रेक होके 50-50 में हो जाए, न्यूक्लियर ब्रेक होके 55-45 में हो जाए। तो इस तरीके से न्यूक्लियर का जो ब्रेकिंग है वो क्या कहलाता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। क्या कहलाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ये भी लिख लेना फिजिकल सिग्निफिकेंस, ऊपर लिख लेना फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हमें क्या पता लगा न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो लिखिए फॉर स्टेबिलिटी लाइट न्यूक्लियाई combined to form the heavy nuclei। स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होके क्या बनाती है हैवी न्यूक्लियाई। जैसे मैं कह दूं 3 + 3 6 बन गया, 2 + 3 5 बन गया। कोई भी एग्जांपल आप लोग इस तरीके से ले सकते। ठीक है, समझ आ गया इतना सबको? बताइए, अरे इतनी बातें क्लियर होगी सबकी। उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखो, न्यूमेरिकल्स देखिए। हाँ यस, साहिल भारद्वाज इज प्रेजेंट एयर तूने होमवर्क नहीं भेजा बेटा मुझे, कल का होमवर्क भेजना ना। हाँ ठीक है, देखिए मुकुट तेरा भी होमवर्क नहीं आया, चंदेला होमवर्क नहीं आया। आज मैं तेरे फादर से बात करूंगी अगर आज होमवर्क नहीं आया तो ध्यान रखना। देखिए बेटा एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम है हमारी, वो कह रहा है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कल मैंने एक रिलेशन बताया था, सुनो फिर से बता देती हूँ। डेल्टा एम सी का स्केल, मैंने क्वेश्चन में कहा था अगर इफ मास इज गिवन इन किलोग्राम, अगर मास किसमें गिवन है इज गिवन इन किलोग्राम, तो आप डेल्टा एम को निकाल के सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इफ मास इज गिवन इन एटॉमिक मास यूनिट, बाकी हमारे 95% क्वेश्चन यहीं से आते हैं एटॉमिक मास यूनिट से। ठीक है, तो हम सीधा क्या करेंगे एनर्जी निकालने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए कि डेल्टा एम को 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कल मैंने करवाया था कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 931 भी कह देते हैं सीधा शॉर्ट में। ठीक है, हाँ क्योंकि देखो मास, देखो ये आंसर किस में आया, कल हमने एनर्जी निकाली थी एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो मास आएगा ये कैसे आएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में आएगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट ऐसे आएगा निकल के, और 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है हमारा एनर्जी की फॉर्म में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए जब भी मास एटॉमिक मास यूनिट में गिवन हो तो सीधा क्या करना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई, या 931 से, शॉर्ट में 931 से कर देते। ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं।
फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा आपका, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है बच्चों आपको 1.007825 एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है आपको 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। और मास ऑफ हीलियम एटम दे रखा है, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस दे रखा है आपको 4.0028। इनको अप्रोक्सीमेट मत ले लेना, अप्रोक्सीमेट ले लोगे तो सारा आंसर 0 में जाएगा। इसने दे भी दिया 1 एटॉमिक मास यूनिट लेना है आपको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या निकालोगे, मास डिफेक्ट डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या था, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये फॉर्मूला था हमारा। हीलियम के लिए बात कर रहा है, हीलियम न्यूक्लियस के लिए हीलियम का क्या होता है 2He4। तो कितने होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के अंदर। तो 2 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 प्लस न्यूट्रॉन भी कितने बच्चों 2, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये रहा 1.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस दे रखा आपको 4.002800। ठीक है, ये मास ऑफ न्यूक्लियस आपको दे रखा है। इसको जब आप सोल्व करेंगे यहां से, इन दोनों को जब यहां से सोल्व करेंगे इसको, तो ये वैल्यू मिलेगी 4.032980 माइनस 4.002800। यहाँ से जब सोल्व करके लिखेंगे इसको तो ये मिलेगा 0.030180। तो ये डेल्टा एम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका डेल्टा एम। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से, दोनों को आपस में ऐड कर दोगे, दोनों को आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये आपस में घट जाएंगे। यहाँ से घटने के बाद ये जो वैल्यू आएगी डेल्टा एम की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा एम की वैल्यू। इस डेल्टा एम को क्या करेंगे, यहाँ से 931 में से ये डेल्टा एम आ गया, ये एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में आया। और आपने पढ़ा था कि एनर्जी की फॉर्म में एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 931। कितनी होती है 931। ये दे भी रखा है इसने, तो इसको सीधा क्या करो 0.030180 को 931 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर मिलेगा आपको 28.097 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मिलेगा 28.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ आ गया इतना, क्लियर हो गया इतना। ये भाविक के नाम से किसने ज्वाइन करा, अभी मैंने तो डिने करा थी, गलती से ज्वाइन हो गया बच्चा। चलो कोई नहीं, देखते, लेफ्ट भी हो गया। क्लियर हो गया इतना सभी बच्चे, बताइए। यस सर। नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और करवाते जल्दी से। ये अमन इतनी लेट कैसे आ रहा है? अमन क्लास में इतनी लेट कैसे? लेट मत आएगा, टाइम से ज्वाइन करा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये तो पहले ही समझ गई थी, भाविक के नाम से जो आया है गड़बड़ है। तेरा इलाज अभी करती हूँ, रुक तू।
रुक, तेरा अभी इलाज करती हूँ, रुक तू। नालायक पता नहीं कहाँ कहाँ से चल के आ जाते हैं। हो गया बेटा सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर कैल्शियम न्यूक्लियस। पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन वो कर लेते हैं। एक्सप्रेस क्वेश्चन में एक तो क्या है, एक्सप्रेस द वन एटॉमिक मास यूनिट फर्स्ट इन जूल एंड देन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमें पता है, कल मैंने करवाया था E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो एनर्जी इन वन एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में पहले प्रूव करवा दिया था मैंने, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कितनी आएगी? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन एक तो यही पूछ लेगी, प्रूव करिए। ठीक है, फिर पूछ रहा है यूजिंग दिस एक्सप्रेशन फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी फॉर ऑक्सीजन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी निकाले फॉर ऑक्सीजन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऑक्सीजन 16 के लिए निकालना हमें। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एक सॉल्व एग्जांपल। तो हम निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी फॉर ऑक्सीजन। अरे मार्कर गिरे बगैर तो काम चलता ही। ऑक्सीजन 816। ठीक है, इसका मास है बच्चों आपके पास। सबसे पहले बात करें ऑक्सीजन के लिए, प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 8। न्यूट्रॉन भी कितने हैं आपके? 8। सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है कितना है? 1.00727 दे रखा है इस बार, 1.00727। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866। ठीक है, हाँ। और मास ऑफ न्यूक्लियस है आपके पास 15.99053 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट कर लोगे आप इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। डेल्टा एम कितने प्रोटॉन ऐसे लिखते हैं? ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। डेल्टा एम 8 इंटू 1.00727, 8 इंटू 1.00866 माइनस 15.990539। ठीक है, हाँ। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो डेल्टा एम मिलेगा आपको 0.136। अरे गुणा भाग तो करनी आती है। इन दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे? दोनों ऐड हो जाएंगे और फिर 15 पॉइंट में समथिंग में से घटा देना, तो ये वैल्यू मिलेगी। बाइंडिंग एनर्जी पूछी है तो डेल्टा एम को सीधा 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.13691 मल्टीप्लाई बाई 931.5। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक थोड़ा सा क्वेश्चन नेक्स्ट और देख लो, वो थोड़ा अलग सा है, हल्का सा। हाँ, फिर छोड़ देती हूँ। हाँ, नोट कर लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो। कर लिया नोट सभी बच्चों ने? हो गया? अरे हो गया क्या? एक बार रिस्पॉन्स दे दो भाई। चलो ठीक है, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो।
क्वेश्चन है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर कैल्शियम 2040। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है इस बार क्या निकालनी है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मास ऑफ कैल्शियम 2040 आपको दे रखा है 39.962589 एटॉमिक मास यूनिट, और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता ही है, ये याद भी कर लो 00866, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825। क्या पूछा इस बार? बाइंडिंग एनर्जी नहीं पूछा, इस बार क्या पूछा है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है। क्या पूछा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो सबसे पहले निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी। हर्ष तो ऑलरेडी ज्वाइंड है। एक मिनट रुको, 1 सेकेंड, मैं देखती हूँ हर्ष की आईडी से कौन आया। एक मिनट, हर्ष तो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका था पहले। हर्ष बेटा प्रेजेंट हो ना आप यहाँ पे? हर्ष तो ऑलरेडी ज्वाइन है, ये कोई और आया बकवास करने हर्ष की आईडी से। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, ये मास, देखो मास ऑफ प्रोटॉन ZnP। तो देखो प्रोटॉन कितने होंगे बच्चों? 20 मल्टीप्लाई बाय 1.00866। छोटा सा पॉइंट चेंज है इसमें। प्रोटॉन कितने बच्चों? A माइनस Z, वो भी 20 हो जाएंगे, 40 में से 20 1.007825। तुम ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करके 20 से मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को ऐड करके 20 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस क्या करो 39.962589। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी बेटा आपको, ये बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी, सॉरी मास डिफेक्ट डेल्टा M मिलेगा आपको ये 0.367211 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आपको क्या निकालना है? बाइंडिंग एनर्जी। आपको क्या निकालना है? बाइंडिंग एनर्जी। 0.367211 को 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 341.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसने पूछा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो क्या करोगे? बस इतना सा स्टेप चेंज था, ए मास नंबर से डिवाइड कर दो, तो ये 341.87 को 40 से डिवाइड कर दो, तो आंसर मिलेगा 8.547 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इस क्वेश्चन में छोटा सा पॉइंट चेंज था, उसने क्या पूछ लिया था? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पर न्यूक्लियन जब पूछे तो उसको मास नंबर जो दे रखा है एटम आपको, उससे क्या कर दो? डिवाइड। तो ये बाइंडिंग एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स थे आपके। ठीक है, हाँ मैं अटेंडेंस लेती हूँ।